हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ जितने भी हमारे SCPM के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। SCPM के जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में जितने भी कंसेप्ट्स गिवन हैं सारे चैप्टर्स के मिक्स करके उसकी एक कंबाइंड वीडियो है, ताकि अगर किसी ने अभी तक भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सारे टॉपिक्स पर, या एक ग्रास्प नहीं बैठ पा रही है कि और सारे कितने टॉपिक्स हैं, तो आप एटलीस्ट ये 45 टू 50 मिनट्स की एक वीडियो देख के अगर जाओगे, अगर आज सुबह आप ये वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको एटलीस्ट इन मेजर टॉपिक्स के बारे में तो पता होगा जिनसे क्वेश्चंस ICI लगातार IBS के अंदर पूछती आ रही है और शायद आगे भी चल के पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे चैप्टर नंबर 1 के जितने टॉपिक्स हैं वो हम सारे कवर कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आ जाते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस पे। देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है कि एक बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में से हम डिवाइड करेंगे कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, और जितनी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम प्रमोट करेंगे, और जितनी भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ होंगी ट्राई करेंगे कि हम उनको रिमूव कर पाएँ। तो ये हम सिर्फ इंटरनल एक्टिविटीज़ पर ये एनालिसिस करते हैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए और कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। हमारी दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़, और प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ के बीच में हमारा मार्जिन आता है, बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमें बताता है कि हमारी कॉस्ट क्या लगने वाली है, राइट। और सपोर्ट एक्टिविटीज़ हमारी वैल्यू क्रिएशन के बारे में बताते हैं। तो मार्जिन जो रहता है, वो रहता है वैल्यू लेस कॉस्ट। अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो वो बात करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, मतलब जो सामान आएगा, ऑपरेशंस, क्या आप उसके ऊपर प्रोडक्शन करने वाले हो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो आप जिस चैनल्स के थ्रू या जिस तरीके से आप सामान को, मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको इस तरीके से आप बाहर भेजोगे, कस्टमर्स को भेजोगे। मार्केटिंग एंड सेल्स का क्या आपका रहेगा, और आफ्टर सेल सर्विस जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे वो किस तरीके की आपकी रहने वाली है। सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, किस तरीके से आपका फर्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइंड है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस, लीगल, प्लानिंग सिस्टम्स, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। ह्यूमन रिसोर्स को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT सिस्टम्स आपके किस तरीके से, और प्रोक्योरमेंट, आप मटेरियल कहाँ कहाँ से परचेस कर रहे हो, आप इनपुट्स कहाँ से परचेस कर रहे हो, आप सप्लायर्स के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप अपनी मेंटेन करके चल रहे हो। अब बात आ जाती है कि ये जो हमने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करनी है, ये कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होती है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज इज नथिंग बट दो चीज़। नंबर 1 कॉस्ट लीडरशिप, या नंबर 2 डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को लेस प्राइस पर बेचते हो और क्वांटिटी ज़्यादा बेचते हो, मतलब आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप किसी एक नीश प्रोडक्ट के अंदर टारगेट नहीं कर रहे हो, आप वैरायटी ऑफ द कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, लेस प्राइस के अंदर आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, नीश के अंदर बेच रहे हो, और उसके लिए आप हायर प्राइस भी चार्ज कर रहे हो बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ प्रीमियम। देखो, और नीश ये दोनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। हर एक्टिविटी से आप कंपेटिटिव एडवांटेज कैलकुलेट करोगे, मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और कैन बी अप्लाइड एट बिजनेस यूनिट और कॉर्पोरेट लेवल, और डिजिटाइजेशन इन सब का हो ही रहा है जैसे। फिर सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या है, सबसे पहले अगर आप सबसे पहले समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके इंटरनल भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटीज़ या इंटरनल उसकी कैपेबिलिटीज़ को अगर हमें एनालाइज करना है, वी यूज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। बट अगर उसके बाहर क्या हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, उनका क्या इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के या किसी कंपनी के ऊपर आ रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस, और कभी कभी इन कॉम्बिनेशन विद पेस्टल एनालिसिस, जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे इसके वेरिएबल्स या डायमेंशंस आप कह सकते हो वो होते हैं। अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए, कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए। पोर्टर्स 5 फोर्सेस में आपको देखना है कि दो पावर्स गिवन है, एक तो थ्रेट और एक बार्गेनिंग पावर। जो थ्रेट है वो आती है न्यू एंट्रेंट से या फिर सब्सटीट्यूट से। आपको थ्रेट होगी कि कोई नया कंपेटिटर आपके इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा जो सारे कस्टमर्स को लेके चला जाएगा, या फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस तरीके का है जिसका सब्सटीट्यूट ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो ये थ्रेट या तो हाई होगी या लो होगी, हाई होगी या लो होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस फ्रेम होंगे। सेकेंड इज बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर मतलब बार्गेनिंग, देखो बार्गेन इंसान क्यों करता है, प्राइस को कम ज़्यादा करने के लिए। तो अगर जिस इंडस्ट्री में बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो मतलब उस इंडस्ट्री में आपको बायर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जहाँ पे सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई होगी आपको अपने सप्लायर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और कस्टमर्स को सप्लायर्स के अकॉर्डिंग बेसिकली चलना पड़ेगा। तो ये भी हाई लो आपके डिसीजंस को फ्रेम करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो भी पावर्स हैं, देखो बैरियर्स टू एंट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सबसे पहले बैरियर्स टू एंट्री रहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ब्रांड लॉयल्टी, रेगुलेटरी बैरियर्स, स्विचिंग कॉस्ट। अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा रहेंगे। हायर बैरियर्स कम रहेंगे, अगर ज़्यादा बैरियर्स है तो यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम है, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अगर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है तो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर क्यों होगी, जब सप्लायर्स कम होंगे। अगर सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। यूनिक आपका प्रोडक्ट है या हाई स्विचिंग कॉस्ट है, ठीक है। सप्लायर कैन फॉरवर्ड इंटीग्रेट, सप्लायर आगे चल के फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकता है, मतलब अपनी सप्लाई चेन में आगे बढ़ के इंटीग्रेशन कर सकता है, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कब हाई होगी, अगर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और सप्लायर्स कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। और बायर्स बहुत ज़्यादा है और कंसनट्रेटेड है, मतलब कि एक ही एरिया के बायर्स हैं, वही आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंसनट्रेटेड हैं एक जगह पर, तो उनके लिए उनके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपकी कंपनी भी सेम प्रोडक्ट बेच रही है, दूसरी कंपनी भी सेम प्रोडक्ट बेच रही है, और आप दोनों एक ही जगह पर ऑपरेट कर रहे हो एक ही इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर बायर्स इनडिफरेंट हो जाते हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके। तो जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे। लाइक बायर्स कैन बैकवर्ड इंटीग्रेट। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स क्या रहता है कि आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई आपका प्रोडक्ट ना यूज़ करके ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, ठीक है। हाई थ्रेट लिमिट्स प्राइसिंग पावर, अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट की थ्रेट होगी तो फिर जो आपकी प्राइसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको प्राइस कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला उससे भी कम कर देगा, वो उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। और कंपेटिटिव राइवलरी, ये हमारी फिफ्थ फोर्स होती है। देखो हमने थ्रेट्स और पावर्स तो खत्म कर लिए थे। कंपेटिटिव राइवलरी रहती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एग्जिट बैरियर्स। मतलब इन सब से मिलकर आपकी कंपेटिटिव राइवलरी निकल करके आती है। ये सेंटर पॉइंट हो गया, और बाकी की चार फोर्सेस इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। जितनी फोर्सेस कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये वाली फोर्सेस डायनेमिक है और ये चेंज ओवर द टाइम होती है, ठीक है। डिजिटल डिस्ट्रप्शन, ऑल्टरिंग सब्स्टिट्यूट थ्रेट्स, इसको हम पेस्टल एनालिसिस के साथ भी कंबाइन करते हैं। और एक इसकी सिक्स्थ फोर्स होती है कॉम्प्लीमेंटर्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि कभी कभार ICI ऐसे थोड़े अजीब व गरीब MCQ भी डाल देता है, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ऑस्टरवॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस। देखो ऑस्टरवॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, आपको ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका कोर, आपकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो आप कस्टमर को देने वाले हो। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, रिसोर्सेज कई सारे रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज को अगर मैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दूँ तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक नहीं, सॉरी, ऑस्टरवॉल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवस। अब ये बिजनेस मॉडल कैनवस किस तरीके से वर्क करता है, देखो इसमें आपको डिवाइड करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। जो मेरी लेफ्ट साइड होगी वो मेरी बताएगी कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें लेकर के आनी है। जैसे कि सबसे पहले मेरा हो गया की रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या एक्टिविटीज़ मुझे अपने बिजनेस में करनी है, कौन कौन मेरे साथ पार्टनरशिप में रहेगा, राइट। ये मेरा पूरा लेफ्ट साइड हो गया। उसके बाद आपको राइट साइड लेकर के आनी है, जैसे कि आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट करोगे, आप किन चैनल्स के थ्रू कस्टमर को सामान पहुंचाओगे, राइट। किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। अब अगर मैं कस्टमर्स की साइड आऊँ तो कस्टमर से मुझे क्या जनरेट होगा, रेवेन्यू, राइट। और की रिसोर्सेज की एक्टिविटीज़ की पार्टनरशिप्स, इन सबसे मुझे क्या जनरेट होगी, कॉस्ट। तो इसलिए मेरी कॉस्ट लेफ्ट साइड आ रही है और रेवेन्यू राइट साइड आ रहा है। और इन सबके सेंटर पॉइंट में आ जाता है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि आप क्या वैल्यू एक्चुअल में अपने अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हो, या कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या नयापन लेकर के आ रहे हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन, ब्रांड, प्राइस, कन्वीनियंस। तो अगर हम वैल्यू प्रोपोजिशन को और थोड़ा डिटेल में समझें तो सिंपली आप देखो, ये आपकी क्या हो गई, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और ये हो गया आपका कस्टमर प्रोफाइल। तो कस्टमर को क्या चाहिए होता है, कस्टमर के कुछ काम होते हैं जिनको करने में कस्टमर को दिक्कत आ रही होती है, उनको हम बोलते हैं कस्टमर जॉब्स, ठीक है। टास्क कस्टमर्स आर ट्राइंग टू कंप्लीट, फंक्शनल, सोशल, इमोशनल, किसी भी तरीके के टास्क हो सकते हैं, ठीक है। अब उन टास्क को करने में उनको कुछ पेन्स हो रहे हैं, मतलब उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, लाइक नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या रिस्क कस्टमर्स फेस, ठीक है। इन पेन्स के लिए उन्हें कुछ गेन्स चाहिए, मतलब कि उनको चाहिए कि
हमारे इन पेन्स को कोई रिलीफ कर दे लेके आके, राइट। तो वो बेनिफिट्स, आउटकम्स, कस्टमर्स डिज़ायर वुड बी डिलाइटेड बाय, ठीक है, कि कस्टमर किन चीज़ों से खुश होगा। तो इन पेन्स को रिलीव करने के लिए उनको गेंस भी चाहिए होते हैं, राइट। गेंस की अगर ये कस्टमर की जॉब हो जाएगी तो कस्टमर क्या गेन कर पाएगा उस जॉब से, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को ही लेकर के हमें क्या करना होता है, कस्टमर जॉब से हमें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करनी होती है कि हम कस्टमर जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर सकते हैं एक कस्टमर के लिए। उसके लिए जितने भी पेन्स होंगे उनके लिए हम पेन रिलीवर्स को डिराइव करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस तरीके से इनके दर्द को ख़त्म कर रहा है, एलिवेट दी कस्टमर्स पेन्स। और गेन क्रिएटर्स जो जो एक्चुअल में एक कस्टमर की डिज़ायर थी कि उसको क्या गेन्स चाहिए, वो क्या हम क्रिएट कर पा रहे हैं थ्रू आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यही सोच करके दिमाग में रखनी होंगी कि उनके अंदर पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स होने चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है कि गेन क्रिएटर्स और गेनर्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सिमिलरली पेन रिलीवर्स और पेनर्स में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बिकॉज पेन्स कस्टमर के हैं एंड पेन रिलीवर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, एक बिजनेस के हैं जो वो कस्टमर्स को देने वाले हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब इन दोनों के बीच में हमें फिट अचीव करना होता है कि ये दोनों आपस में फिट हो जाएं, राइट। कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ओवरलैप करवाऊँ तो ये फिट हो जाए मोटा माटी। तो फिट इज अचीवमेंट पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स अलाइन विद पेन्स एंड गेन्स। जैसे मैंने आपको बोला, प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट बहुत अर्ली स्टेज पे होती है, इसको डेवलप करके आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट के अंदर बैठाना पड़ता है। तो ये वैलिडेटेड एट स्केल, जब आप एक लार्ज स्केल में चले जाते हो तब आप प्रोडक्ट मार्केट फिट को भी बना सकते हो, राइट। प्रायोरिटाइज द मोस्ट सिग्निफिकेंट जॉब्स, पेन्स एंड गेन्स, नॉट ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो एक कस्टमर के कई सारे पेन्स गेन्स हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ वही टारगेट करना है जिनसे एक्चुअल में हमें भी फ़ायदा होगा, राइट, जो एक्चुअल में रियली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कस्टमर इंसाइट मस्ट कम फ्रॉम रियल रिसर्च नॉट असम्पशंस। आप खुद से नहीं डिफाइन कर सकते कि कस्टमर को ये दिक्कत आ रही होगी, आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा ऑन ग्राउंड जाके कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इसको लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में यूज़ करते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस बिफोर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। द कैनवस फोर्सेज अ कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन रिड्यूसिंग डेवलपमेंट रिस्क। कस्टमर सेंट्रिक ही सारी चीज़ें रहनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट में हमें ज़्यादा रिस्क ना आए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मेंडलोज मैट्रिक्स। ये अब मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूँ, ये अभी भी चैप्टर 1 के कंसेप्ट चल रहे हैं, बिकॉज चैप्टर 1 के अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे ICAI लगातार क्वेश्चंस पूछती आ रही है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे हम मेंडलोज मैट्रिक्स कवर करते हैं। मेंडलोज मैट्रिक्स सिर्फ बताता है कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से मैनेज करना है। अब मॉडर्न अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, बट कहीं ना कहीं जब हम मॉडर्न चीज़ों में आ रहे हैं तो हमें स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रख के चलना चाहिए, बिकॉज कस्टमर एक स्टेक होल्डर का पार्ट है। अगर मैं एक बड़ा सेट बनाऊं, ठीक है, और इस सेट को नाम दूं मैं स्टेक होल्डर्स, तो इस बड़े सेट का एक सबसेट है कस्टमर, राइट। इस बड़े सेट का एक सबसेट है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स सिर्फ क्योंकि मेरा स्टेक होल्डर है तो मुझे स्टेक होल्डर एनालिसिस अगर मैं अच्छे से कर लूँ तो मेरे कस्टमर्स भी आराम से मैनेज हो जाएंगे। तो अब स्टेक होल्डर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है, मतलब दो तरीके से, दो पैरामीटर्स पे हम बाइफरकेट करते हैं, विच इज़ पावर एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है इस मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। बस ये पूरी मैट्रिक्स ही हमारा सारा खेल है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने की ज़रूरत। मेंडलोज मैट्रिक्स में आपको बस ये ध्यान रखना है, जहाँ हाई पावर और हाई इंटरेस्ट है, ठीक है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, तो वो बन जाते हैं हमारे की प्लेयर्स। उनके लिए हमें सारी चीज़ें करनी है, उनको एक्टिवली मैनेज करना है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचानी है, उनसे कहीं ना कहीं सजेशंस भी हमें लेना है ताकि उनके अगेंस्ट कोई चीज़ ना चली जाए, बिकॉज दोज आर दी की प्लेयर्स। अगर मेरे पास हाई पावर तो है बट मेरा इंटरेस्ट लो है, ठीक है, मेरा पैसा ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ, तो फिर हम ऐसे लोगों को सेटिस्फाइड रखेंगे, बिकॉज ये कब इनका इंटरेस्ट बढ़ जाए हमें नहीं पता, राइट। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पावर लो होती है बट उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हाई होता है, तो कब ये हाई पावर में कन्वर्ट हो जाए ये भी नहीं पता। तो ये और ये कब दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाए, कब ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये कब इधर शिफ्ट हो जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें क्या रखना पड़ता है, हाई पावर लो इंटरेस्ट को तो सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा बिकॉज उसके पास पावर ज़्यादा है हमें इन्फ्लुएंस करने की, और लो पावर बट हाई इंटरेस्ट को हमें इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा ताकि अगर कल को वो हाई पावर में भी कन्वर्ट होता है तो फिर हम उसको ठीक तरीके से मैनेज कर पाएँ, वो ठीक तरीके से हमारा की प्लेयर बन पाए, राइट। और जिनके पास लो पावर लो इंटरेस्ट होता है उनको आपको डिसरिगार्ड नहीं करना है, उनको आपको मॉनिटर करते हुए चलना है कि कहीं इनके पास कैपेबिलिटी ना आ जाए इस
सेक्शन में जाने की, इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में जाने की कोई कंडीशन ना बन जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। लो पावर लो इंटरेस्ट पे आप मिनिमल एफर्ट दोगे, बट ऐसा नहीं है कि आप उनको डिसरिगार्ड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद पावर जो है वो अथॉरिटेटिव भी हो सकती है या फिर इनफॉर्मल भी हो सकती है। मतलब कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं या लोग हैं, तो वो की इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, की प्लेयर्स बन सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इनफॉर्मल भी हो सकती है पावर, कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर या फिर रेगुलेटरी प्रेशर, ठीक है। रेपुटेशन इस तरीके से उस इंसान की है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जिस अगर वो रेपुटेटेड इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अगर उसकी रेपुटेशन पे कोई आँच आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी आँच आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन वो पावर होल्ड करती है। एक्सेस टू रिसोर्सेज आपको आपके पास किस तरीके से है। स्टेक होल्डर की पोजीशंस डायनामिक होती हैं कि लो इंटरेस्ट पार्टी कब हाई इंटरेस्ट बन जाए ये पता नहीं चलता, ठीक है। क्राइसिस के सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैन बी यूज अलॉन्गसाइड स्टेक होल्डर मैपिंग फॉर रिचर एनालिसिस, शुड इन्फॉर्म कम्युनिकेशन प्लान्स एंड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ये तो आपको करना ही पड़ेगा विद फॉर की प्लेयर्स एंड जो हमारे कीप इन्फॉर्म वाले प्लेयर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5S लीन सिस्टम। ये मेरा चैप्टर नंबर 3 से है। अब 5S लीन सिस्टम में क्या है, देखो आपको मेथड्स बताए हुए हैं किस तरीके से आपको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर किस तरीके से चीज़ों को करना है ताकि आप वेस्ट को एलिमिनेट कर पाओ और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाओ। वेस्ट को एलिमिनेट और एफिशिएंसी को इम्प्रूव। अगर मैं 5S के स्टेप्स की बात करूँ तो देखो आपको जापानीज़ में याद रखना है, जापानीज़ में रख लो, इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में याद रख लो कि सेरी सेतो सेसो सेकेत्सु शिकेत्सु शित्सुके, ठीक है। मतलब सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। आप सबसे पहले सॉर्ट करोगे चीज़ों को, जितने भी अननेसेसरी आइटम्स हैं उनको आप रिमूव कर दोगे अपने वर्क स्पेस में और सिर्फ वही रखोगे जिसकी एक्चुअल में नीड है। सेट इन ऑर्डर, अब जो आपने एक्चुअल में सारा मटेरियल जो है आइडेंटिफाई करा था कि ये नेसेसरी है, उसको आप स्टैक्स में अरेंज करोगे कि ये मटेरियल यहाँ जाना चाहिए, ये मटेरियल यहाँ जाना चाहिए और ये मटेरियल यहाँ जाना चाहिए, ये रिसोर्सेज मेरे ये इस जगह पर होने चाहिए। उसके बाद आप सारी चीज़ों को शाइन करके रखोगे, मतलब साफ़ सुथरा रखोगे। जो भी आपने रैक्स बनाए थे, ठीक है, जिसमें आपने सारा मटेरियल स्टैक किया था अपने सेट एंड ऑर्डर वाले स्टेप के बाद, उसको आप क्लीनलीनेस रखोगे, अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखोगे, ताकि ये क्या होता है कहीं ना कहीं ये हमारे प्रिवेंटिव मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देता है कि भाई आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए किसी इक्विपमेंट में, किसी चीज़ में, ताकि क्योंकि हम उसको पहले से ही सारी चीज़ें क्लीन करके ऑयलिंग करके रख रहे हैं किसी मशीनरी की, तो लीक्स, वियर, मिसअलाइनमेंट, ये सारी चीज़ों का रिस्क कम रहता है। तो क्लीन करते रहो वर्क स्पेस को रेगुलरली एंड थॉरली। उसके बाद सेकेत्सु, ये जो ऊपर वाले 3 स्टेप्स हैं इनके लिए आपको स्टैंडर्ड्स बना लेने चाहिए कि आप ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये सेट ऑफ रूल्स, ये SOPs फॉलो करोगे सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट और शाइन करने के लिए, राइट। उसके बाद सस्टेन, आपको ये ऊपर वाले 4 है सस्टेन करना है, ठीक है। उसके लिए आप मैनेजमेंट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कमिटमेंट और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली ट्रेन करना, रेगुलर ऑडिट्स करना कि ऊपर वाले 4S अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं, तभी आप इन चीज़ों को सस्टेन कर पाओगे। एक 6th S भी आ जाता है जिसको हम सेफ्टी के नाम से बोलते हैं। वो अगर वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर बात आती है तो उस तरीके से आपको किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब उसके लिए आपको किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड स्टैंडर्ड सेट करने हैं, या मशीन की प्लेसमेंट, ये जो भी वॉकिंग एरिया रहता है वो किस तरीके से डेवलप करना है, वो 6th S के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। 5S इज द फाउंडेशन ऑफ अदर लीन टूल्स, जैसे कि काइजन कॉस्टिंग हो गया, कैनबैन, TPM, इनके लिए किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट। कॉमन फेलियर क्या रहता है, ट्रीटिंग 5S एज अ वन टाइम क्लीन अप रादर देन ऑनगोइंग डिसिप्लिन। तो 5S आप एक बार नहीं करते हो, हर दिन करते रहते हो, रोज़ करते रहते हो, जब तक आपके अंदर जान है, जब तक है जहाँ हम करेंगे 5S, ठीक है। उसके बाद ये कहीं भी आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रिटेल, कहीं भी ये एप्लीकेबल होती है। तो ये रहा आपका 5S। उसके बाद आ जाता है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। अब मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क क्या है कि जो भी आपके इंटरनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस से अलाइन करनी चाहिए, उसके साथ साथ चलनी चाहिए, उसके आगे पीछे इधर उधर नहीं जानी चाहिए, राइट। तो मैकेंजीज के 7S के फ्रेमवर्क में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ईजी टू डिफाइन एंड मैनेज, जैसे कि स्ट्रेटजी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम्स। स्ट्रेटजी आप देख सकते हो ये हार्ड एलिमेंट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज X स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, तो हो सकता है हमें Y स्ट्रेटजी पे जंप करना पड़े, या X और Y को मिक्स करके हमें कोई Z स्ट्रेटजी बना ले, राइट। बिकॉज ये कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करवाएगा और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करवाएगा।
स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस वे में डिज़ाइन है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिपोर्टिंग लाइंस किस तरीके से हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट रिलेशनशिप किस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, हायरार्किकल फ्लो कैसा है, तो वो स्ट्रक्चर है आपका, वो भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, ठीक है। सिस्टम्स की आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज़ होते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो किस तरीके से है, वर्क फ्लो आपका किस तरीके से रहता है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, तो वो सारा सिस्टम्स के अंदर आ जाता है। तो ये हार्ड एलिमेंट्स हैं जिनको हम ईजिली मैनेज और डिफाइन कर सकते हैं, बट सॉफ्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डिफाइन करना, और ये इनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की, मैनेजमेंट की, सबकी कलेक्टिव वैल्यूज़ क्या हैं या इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या हैं, कि कोर बिलीव्स एंड कल्चर की, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर हम एक्चुअल में प्रमोट करना चाहते हैं वो कल्चर एक्चुअल में प्रमोट हो रहा है या नहीं, राइट। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ वाला है ये बाकी जितने भी सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं उन सबको इम्पैक्ट करेगा, इवन दी हार्ड एलिमेंट्स। स्टाइल, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, मैनेजमेंट अप्रोच क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टाफ आपके एम्प्लॉयज़ कैसे, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या मोरल है, किस तरीके से वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट। स्किल्स क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग काम करते हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को लेके हमें चलना पड़ेगा, राइट। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी सारे 7 एलिमेंट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टिंग, एक में चेंज आएगा तो सारे ही अफेक्टेड हो जाएंगे। शेयर्ड वैल्यूज़ आर एट द सेंटर। देखो शेयर्ड वैल्यूज़ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बाकी जो ये 3 है ये तो हार्ड और सॉफ्ट में है, शेयर्ड वैल्यूज़ को हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट एलिमेंट्स में ही काउंट करते हैं, बट स्टिल वो दोनों के बीच में आता है। अगर मैंने यहाँ हार्ड एलिमेंट्स लिखे हैं और मैंने यहाँ सॉफ्ट एलिमेंट्स लिखे हैं तो यहाँ सेंटर में शेयर्ड वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लिसिटली सॉफ्ट एलिमेंट्स में कैटेगराइज नहीं कर सकती, ऑल दो ICAI ने अपने मॉड्यूल में इसको सॉफ्ट एलिमेंट में ही कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अब 7S को हम मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सॉफ्ट एलिमेंट्स आर द बिगेस्ट बैरियर्स इन सक्सेसफुल चेंज, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्ट स्किल्स, उनके एम्प्लॉयज़, उनका स्टाफ, उनके स्किल्स, उनके स्टाइल, शेयर्ड वैल्यूज़ ये अलाइंड नहीं होंगे तब तक आप चेंज कैसे लेकर के आओगे। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है मैकडोनल्डाइजेशन। मैकडोनल्डाइजेशन कहता है, देखो मैकडोनल्डाइजेशन से आप सिंपली समझ लो कि मैकडोनल्ड्स में किस तरीके से काम होता है, राइट, मैकडी में किस तरीके से काम होता है। आप जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, पहले तो काउंटर पे ऑर्डर प्लेस होता था, अब ऐसा भी नहीं है, अब वो एक स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, वहाँ से स्लिप आती है, वो आप काउंटर पे सबमिट करते हो, वो 5 से 6 मिनट में आपका ऑर्डर आपके पास ला के दे देते हैं, राइट। तो ये इतनी जल्दी सारा काम क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है क्योंकि एक बड़े टास्क को, कि आपका ऑर्डर लेकर के आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहाँ से लेकर के जाके शेफ़ उसको प्रिपेयर कर रहा है, और शेफ़ प्रिपेयर करने के बाद ऑर्डर आपके पास आ रहा है, इस पूरे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमने नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया है। तो अब इससे क्या आता है, फास्टेस्ट काम होता है, फास्ट तरीके से काम होता है, मैकडोनल्ड्स में सबसे फास्ट काम होता है, चीपेस्ट डिलीवरी रहती है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स सस्ता भी है, और सेल्फ सर्विस का एक वो रहता है कि आपके पास हर मैकडोनल्ड्स में ऐसा नहीं होता कि आपके पास वेटर आपको डिलीवर करने आ रहा है, मैक्सिमम मैकडोनल्ड्स में आपको खुद जा करके लेके आना होता है, राइट। कैलकुलेबिलिटी क्या रहेगी कि पोर्शन साइज, स्पीड, कॉस्ट, ये सब डिफाइंड है, कि अगर 20 ग्राम्स मान लो ब्रेड लग रही है उसके अंदर, तो 20 ग्राम्स ब्रेड ही लगेगी, ठीक है, 21, 22, 18, 19 ये सब नहीं होगा। तो पोर्शन, स्पीड, कॉस्ट ये सब डिफाइंड है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वालिटीज़ जो है, टेस्ट, एक्सपीरियंस, इन पे थोड़ा कम एम्फेसिस रहता है, बट सेम एक्सपीरियंस हर जगह पर आपको, मैकडोनल्ड्स में हर जगह आपको सेम टेस्ट मिलेगा, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम टाइम में आपके पास सामान आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-1 सेकेंड का चलता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट हैं कि यही चीज़ यहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा, राइट। कंट्रोल आपके पास ज़्यादा रहेगा क्योंकि नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो ह्यूमन जजमेंट थोड़ा कम यहाँ पर लगता है, यूनिफॉर्मिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेलिवेंट कॉस्ट। ये पॉइंट्स आप एक बार देख लेना, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको हटाओ, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट कॉस्ट, अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज इन डिसीजन मेकिंग, अ कॉस्ट इज़ रेलिवेंट। देखो कोई भी कॉस्ट रेलिवेंट तब होती है जब वो एक्चुअल में हमें डिसीजन मेक करने में हेल्प करे, जो फ्यूचर ओरिएंटेड रहे, कैश बेस्ड रहे, एंड डिफर्स बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स बीइंग कंसिडर्ड, राइट। अब रेलिवेंट कॉस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो वो एक फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए, जो आगे चल के हमें खर्चा होगा इस कॉस्ट का,
अगर हम एक्स डिसीजन लेंगे तो मुझे ये कॉस्ट लगेगी, सो दिस कॉस्ट बिकम्स माई रेलिवेंट कॉस्ट, जो मेरे एक्चुअल में जाके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रही है। ये कॉस्ट इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल होगी कि आज जो मुझे कॉस्ट लग रही है इससे एडिशनल मुझे कल को ये कॉस्ट लगेगी अगर मैंने ये एक्स डिसीजन लिया, राइट। कैश कॉस्ट रहेगी, मेरे रियल कैश आउटफ्लोज को काउंट करेगी, कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट या कोई डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा इन सबको ये काउंट नहीं करती। उसके बाद टाइप्स किस तरीके, रेलेवेंट कॉस्ट के क्या टाइप्स होंगे, देखो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं एक्स डिसीजन की जगह वाई डिसीजन लूँ तो एक्स डिसीजन को ना लेने की वजह से जो मेरा बेनिफिट फॉरगोन होगा तो वो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा, दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दैट इन टर्न्स बिकम्स माई रेलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद अवॉइडेबल कॉस्ट, कि अगर मैंने एक्स डिसीजन लिया और वाई डिसीजन नहीं लिया तो वाई डिसीजन ना लेने से मेरी क्या कॉस्ट सेव हो रही है, क्या कॉस्ट मैंने अवॉइड कर दी, वो भी मेरी रेलेवेंट कॉस्ट यानी मेरा कॉस्ट सेविंग बन जाएगा बेसिकली। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो भी मुझे एडिशनल कॉस्ट लग रही है, अगर मैंने एक्स डिसीजन लिया तो एक्स डिसीजन को करने के लिए जो मुझे एडिशनल कॉस्ट लग रही है वो मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड दैट इज़ ऑल्सो माई रेलेवेंट कॉस्ट। अब यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि संक कॉस्ट, कि एक बार आपका खर्चा लग गया, वो कॉस्ट लग गई, उसके बाद आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक बार लगे तो वो रेलेवेंट नहीं है आपके डिसीजन के लिए, बिकॉज एनी हाउ आप वो डिसीजन लो या ना लो वो कॉस्ट आपने इनकर कर ही दी है। सिमिलर विद कमिटेड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो आप एक्स डिसीजन लो, वाई डिसीजन लो, जेड डिसीजन लो, पी डिसीजन लो, क्यू डिसीजन लो, वो कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहने वाली है, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ने वाला। नॉन कैश कॉस्ट जैसे कि डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा, उनसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, अकाउंटिंग एंट्रीज को हम काउंट ही नहीं करें, वी आर ओनली काउंटिंग द रियल कैश आउटफ्लोज, ठीक है। अब रेलेवेंट कॉस्ट की क्वेश्चंस में आप कहाँ ध्यान रखोगे कि आपको रेलेवेंट कॉस्ट का एक क्वेश्चन बन सकता है, मेक और बाय का डिसीजन है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन है, स्पेशल ऑर्डर का डिसीजन है, शट डाउन करनी है ऑर्गेनाइजेशन उसका डिसीजन है, प्राइसिंग का डिसीजन है, रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन है, और एक और रहता है टीपी, टीपी में भी रेलेवेंट कॉस्ट बहुत जगह पर पूछा जाता है। ऑलराइट, क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या रहते हैं, स्टाफ मोरल, ब्रांड, कस्टमर रिलेशंस मस्ट सप्लीमेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिंपल चीज़ें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको साथ में देख करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट के क्वेश्चंस में आप सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स या फीचर्स को नहीं लेके चलोगे, आपको क्वालिटेटिव फैक्ट्स एंड फीचर्स भी लेके चलने पड़ेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स लेके चलने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे पहले हम एक ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है कि प्रोडक्ट जब बेबी था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो रहा था मार्केट के अंदर, वहाँ से उसने ग्रो करना चालू किया, ग्रो करता रहा, फिर एक पॉइंट उसने मेच्योरिटी अचीव कर ली कि अब उसकी जो सेल्स वगैरह सारी चीज़ें वो सब कांस्टेंट हो गई हैं, राइट। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो ये जो पूरी साइकिल है इसी को बोलते हैं हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो जब प्रोडक्ट एक इंट्रोडक्शन फेज में होता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है, तो हम हमेशा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को BCG मैट्रिक्स के साथ इंक्लूड करके पढ़ते हैं, राइट, विद BCG मैट्रिक्स। इफ़ यू रिमेंबर BCG मैट्रिक्स क्या होता है कि आप क्वेश्चन मार्क है प्रोडक्ट, क्या मेरा प्रोडक्ट स्टार है, या मेरा प्रोडक्ट कैश काउ है, राइट, या मेरा प्रोडक्ट डॉग है, इनके बेसिस पर आप क्लासिफाई करते हो अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन फेज़ की बात करूँ, इंट्रोडक्शन फेज़ में क्या रहता है, जो भी मेरी सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, बट मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है, सेल्स उतनी तेज़ी से नहीं इंक्रीज़ कर रही बट मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है, मेरे लॉसेस हो रहे हैं या कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, देखो इंट्रोडक्शन फेज़ में हम नेगेटिव्स में भी हैं, राइट, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी, मैंने अभी अभी प्रोडक्ट को डेवलप किया है। फिर जब हम धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं तो मेरी सेल्स इंक्रीज़ करने लगते हैं। आप देखो ये कितने रैपिडली ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर रही है, मेरी कॉस्ट भी अब कम होने लग गई है, वाई, क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है, मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही हैं, तो मेरी कॉस्ट भी कम हो रही हैं। उसके बाद फिर ये मेच्योरिटी हिट करता है, मेच्योरिटी में क्या होता है, पीक आ जाती है, स्टेबलाइज हो जाता है, कंपटीशन भले से ही इंटेंस रहता है, प्रॉफिट मार्जिन पे भी प्रेशर आता है, ठीक है। हम अब सोचते हैं कि प्राइस पेनिट्रेशन की जगह स्कीमिंग पॉलिसी की तरह हम डिफ्रेंसिएशन की तरफ चले जाएं, ताकि एक नीश को टारगेट कर लें, ताकि हमारा वही कस्टमर बेस हो। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है, और कस्टमर रिटेंशन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज सिंस अ प्रोडक्ट हैज़ रीच मेच्योरिटी, उससे आगे वो कुछ इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, राइट, अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ कर दें, वो उससे ज़्यादा कुछ इंप्रूव नहीं करेगा। तो कस्टमर क्या रहता है, अगर वो बोर हो गया
तो वो ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढता है। तो यहाँ पर आके हमें कस्टमर रिटेंशन करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। एंड देन उसके बाद जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब उसके आगे कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो प्रोडक्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसको BCG मैट्रिक्स से रिलेट करें तो इंट्रोडक्शन फेज़ में आपका प्रोडक्ट एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये एक्चुअल में बढ़ेगा आगे या फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ में वो एकदम स्टार प्रोडक्ट बन जाता है कि आपको हाई रेवेन्यू दे रहा है, कम कॉस्ट दे रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहा है। मैच्योरिटी में वो एक कैश काउ बन जाता है कि अब उस पर देखो कॉस्ट तो ज़्यादा लगनी नहीं है, कॉस्ट तो जितनी लग चुकी थी लग गई। ठीक है, ग्रोथ और इंट्रोडक्शन में अब उससे रेवेन्यू आ रहा है, जब तक चल रहा है प्रोडक्ट चलाते रहते हैं। बट फिर एक पॉइंट आ जाता है कि वो डिक्लाइन बन जाता है कि अब वो एक डॉग बन गया है कि अब वो जा रहा है यहाँ से, राइट। अब अगर आपको मेच्योरिटी या डिक्लाइन से एक्सटेंशन करना है, वापस से आपको ग्रोथ स्टेज में आना है या फिर मेच्योरिटी को एक्सटेंड करना है, तो फिर आपको प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेंगी, पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी, प्राइसिंग में चेंज लाने पड़ेंगे, या कुछ प्रमोशनल कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट एक्सटेंड हो, मतलब आपकी लाइफ साइकिल एक्सटेंडेड रहे, राइट। PLC शेप एंड ड्यूरेशन वेरी सिग्निफिकेंटली बाय प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स फॉलो एस कर्व, सम स्किप स्टेजेस एंड साइकिल रिपीटेडली, स्टेजेस साइकिल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो शायद इंट्रोडक्शन से ही ग्रोथ में चले जाएं, ठीक है, वो मैच्योरिटी पे ही रहें, डिक्लाइन कभी हो ही ना। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंट्रोड्यूस होते ही डिक्लाइन में पहुंच जाएं। तो वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। BCG मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट भी है। कैश फ्लो इज टिपिकली नेगेटिव इन इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताई दिया, हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में हैं। टर्न्स पॉजिटिव इन ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइंस लेटर, फिर से वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इज इन व्हेन ट्रांजिशंस विल अकर। एंड मतलब कि हम यहाँ पता नहीं लगा सकते कि अभी हम ग्रोथ फेज में तो हैं, पर हमें नहीं पता कि हम मैच्योरिटी में कब पहुँच जाएंगे, क्या हम ग्रोथ स्टेज के एंड पे पहुँच गए। फिर जब हम मैच्योरिटी में होते हैं, हमें नहीं पता कि कब हम मैच्योरिटी के एंड पे पहुँच जाएँ और डिक्लाइन में ट्रांजिट हो जाएँ, राइट। तो मैनेजर मस्ट मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट PLC स्टेजेस। तो ये एक रिकमेंडेशन रहती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रोडक्ट्स रखो कई सारे। तो वो BCG मैट्रिक्स के हर उसमें आपके होने चाहिए, कैश काउ और डॉग। ठीक है, आपके कुछ इंट्रोडक्शन फेज़ में होने चाहिए, आपके कुछ स्टार्ट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मतलब ग्रोथ स्टेज में होने चाहिए, कुछ आपके मैच्योरिटी में, कुछ आपके डिक्लाइन स्टेज में होने चाहिए। इस तरीके से आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करके चलना पड़ेगा। वहीं हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तो बात कर ली, कस्टमर लाइफ साइकिल की भी बात कर लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स की भी आपको एक लाइफ साइकिल मेंटेन करनी रहती है। तो सबसे पहले कॉमन स्टेजेस क्या रहते हैं? अवेयरनेस, कस्टमर को आपको अवेयर करना पड़ेगा आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में थ्रू मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ, एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट, आप सबसे पहले कस्टमर को अक्वायर करोगे। वो कैसे अक्वायर करोगे? अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके। ठीक है, वो फर्स्ट इंटरेक्शन कस्टमर का कब होगा? जब वो आपसे कुछ ना कुछ परचेज करेगा। कन्वर्जन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर, ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से वो आपका एक्चुअल में कस्टमर बन गया है। आप ऑनबोर्डिंग कराओगे कस्टमर की, ठीक है, उसको प्रोडक्ट सर्विस किस तरीके से यूज़ करना है ये बताओगे, कई तरीके की इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सारे जो भी एक तरीके से मीटिंग्स होती रहती है ना। कस्टमर्स, अगर आप कोई कार खरीदते हो तो उसके बाद आपके पास कई सारे कॉल्स आते हैं, या फिर आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हो तो उसके बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आपकी कोई चीज़ ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, उसमें हम क्या आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट इंगेजमेंट करा जा रहा है आपके पास, आपके साथ ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस चल रही है, राइट। क्रिटिकल स्टेज फॉर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद कस्टमर को रिटेन किया जाता है, ठीक है, उनको नई नई स्कीम्स देकर, ठीक है, परचेजेस, रिपीट परचेजेस करवा कर, या ऑनगोइंग एंगेजमेंट, लोअर कॉस्ट देन एक्विजिशन। तो अब रिटेंशन में एक्विजिशन से कम खर्चा लगेगा, बट रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। उसके बाद आप कस्टमर बेस को एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, या तो आप नया प्रोडक्ट बेचो या अपसेल कर दो, ठीक है, उसी को अपसेल कर दो या क्रॉस सेल कर दो, उसी के साथ किसी और प्रोडक्ट को बेच दो, राइट। कस्टमर की का खर्चा करवाओ, क्रॉस सेल, अपसेल और प्रीमियम अपग्रेड्स। एडवोकेसी आप कर सकते हो, लॉयल कस्टमर्स रिकमेंड द ब्रांड, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो वो अपने यार दोस्तों को भी आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, राइट। नेट प्रमोटर स्कोरर, आप लॉयल्टी पॉइंट्स, ब्रांड पॉइंट्स भी दे सकते हो ताकि आपके थ्रू कस्टमर कोई ना कोई और चीज़ भी खरीद लें। फिर चर्न, विन बैक, कस्टमर लीव्स, विन बैक स्ट्रैटेजीज मेरी इंगेज। अगर कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है तो आप विन बैक स्ट्रैटेजीज अप्लाई करोगे। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। की मेट्रिक होती है, तो कस्टमर से आने वाले कैश फ्लोज को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊँ तो मुझे मेरी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट मस्ट बी रिकवर्ड थ्रू लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड एक्सपेंशन। अब 80-20 रूल यानी पेरेटो एनालिसिस हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 20% कस्टमर्स जो हैं
कहीं ना कहीं मेरा 80% ऑफ रेवेन्यू ला करके दे रहे हैं, तो इन 20% पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, रादर देन जो 80% कस्टमर बेस है जहाँ से मुझे सिर्फ 20% रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी पे फोकस करेंगे तो जो बाकी कस्टमर्स हैं उनको भी हम ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो पहले प्रायोरिटी में 20% कंज्यूमर्स जो 80% रेवेन्यू मुझे ला करके दे रहे हैं। ठीक है, पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड CRM सिस्टम्स आर एसेंशियल टू मैनेजिंग दी CLC इफेक्टिवली। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है कानो मॉडल। कानो मॉडल किसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, और उन फीचर्स की इन्होंने कैटेगरीज बना के दिए हैं कि इन्होंने प्रोफेसर नोरियाकी कानो, मतलब ये जापानीज़ होंगे नाम से लग रहा है। सबसे पहले होता है आपके मस्ट बी फीचर्स की जो बेसिक स्टैंडर्ड है एक प्रोडक्ट में होना ही चाहिए। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो फिर वो गाड़ी ख़राब है, वो मस्ट बी फीचर उसका है ही नहीं, वो बेकार है। तो ब्रेक्स इन कार, एक साफ होटल रूम, राइट, वन डिमेंशनल यानी कि लीनियर, कि द मोर द बेटर, कि मतलब जितने ज़्यादा आप फीचर्स वो ऐड करोगे जो डिलाइट लेके आएंगे कस्टमर के लिए, उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा। जैसे कि बैटरी लाइफ, उसको बैटरी लाइफ अगर आपकी 10 आप अगर 5000 mAh की आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी है, आपको 5000 mAh से भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर वही सेम प्राइस पे वही चीज़ पे आपको 6000 mAh मिले तो आपको खुशी होगी कि मेरे फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी है। या कार की फ्यूल एफिशिएंसी, अगर कोई कार आपको एवरेज ज़्यादा देती है तो वो आपको अच्छा लगता है, द मोर द बेटर आई फील। उसके बाद अट्रैक्टिव, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिलाइटफुल रहते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड फीचर्स हो गए, जैसे अगर आप किसी एयरलाइन में ट्रैवल करें और आपको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेडेशन मिल जाए, राइट, कि अगर आपका इकोनॉमी क्लास में है तो आपको बिजनेस क्लास में मिल जाए, बिजनेस क्लास में है तो आपको फर्स्ट क्लास में मिल जाए, राइट। इस तरीके का अपग्रेडेशन या फिर कोई इनोवेटिव फीचर जो आप अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करके चल रहे हो। इनडिफरेंट कौन से फीचर्स होते हैं कि वो फीचर है, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको कस्टमर से कोई भी लेना देना नहीं है। कस्टमर को ना तो वो फीचर चाहिए, ना वो कस्टमर उस फीचर को बुरा मानता ना अच्छा मानता, वो इनडिफरेंट है, राइट। तो उस फीचर में आप इन्वेस्ट करो, उससे बेटर है कि कुछ ऐसे फीचर्स लेके आओ जो अट्रैक्टिव हो या वन डिमेंशनल हो, राइट। इन पे पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिवर्स, आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसे कोई फीचर्स नहीं होते, जो फीचर्स ना हो जो एक्टिवली कस्टमर डिसलाइक कर रहा है, राइट, उससे सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, फीचर्स जो है ओवर द टाइम माइग्रेट करते रहते हैं। जो आज के टाइम के मस्ट भी हैं, हो सकता है वो कल के टाइम के अट्रैक्टिव फीचर्स में से हों। जैसे कि इन कार GPS वॉज वंस अ डिलाइट, कि कार के अंदर GPS है तो वो एक टाइम पर डिलाइटर्स हुआ करता था, अट्रैक्टिव फीचर हुआ करता था। बट अब वो क्या है, सिंपल मस्ट बी फीचर है, राइट। उसके बाद यूज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रायोरिटाइज फीचर्स एंड एलोकेट R&D इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम वॉइस ऑफ द कस्टमर सर्विस फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस छोड़ो। मस्ट बी फीचर्स आर हाइजीन फैक्टर्स, मतलब कि ये तो होने ही चाहिए। एलिमिनेट डेफिशिएंसीज फर्स्ट बिफोर एडिंग रिलाइटर्स, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले आप उनको ऐड करोगे, उसके बाद डिलाइटर्स को मौका दोगे। क्योंकि अगर आपके मस्ट भी फीचर्स नहीं होंगे, आप कितने ही डिलाइटर्स डाल दो, आपके प्रोडक्ट को कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। यूज़फुल इन क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, अगर कल को चल के आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो प्रोडक्ट को, अपने अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो मतलब मार्केट में, तो फिर कोई दिक्कत ना हो क्वालिटी वाली चीज़ों की। अगर आपको पीछे जाकर मतलब बैकलॉग प्रायोरिटाइजेशन, मतलब अगर आपको पीछे जाके कोई चीज़ ठीक करनी पड़े तो उसमें भी कोई इशू ना आए। उसके बाद इट कॉम्प्लीमेंट्स द वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर्स ट्रूली वैल्यू, राइट। उसके बाद आ जाते हैं डी एवेन्यूज फ्रेमवर्क पे। ये हाइपर कंपटीशन में, हाइपर कम्पिटिटिव मार्केट में काम आती है। ठीक है, क्योंकि आजकल का मार्केट कैसा है, हाइपर कम्पिटिटिव मार्केट है, फास्ट मूविंग है, एकदम चीज़ें बदलती हैं, एकदम नई नई चीज़ें आती हैं। जैसे AI के अंदर तो कुछ थम ही नहीं रहा है। आज एक नया AI मॉडल होता है, कल एक नया AI मॉडल आ जाता है, परसों नया AI मॉडल आ जाता है। इतने ज़्यादा फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो हमें D7S फ्रेमवर्क बताते हैं कि आपको किस तरीके से इस एनवायरनमेंट में वर्क करना है। सबसे पहले आ जाता है सुपीरियर स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। ये क्या बताता है, डिलीवर एक्सेप्शनल वैल्यू टू ऑल की स्टेक होल्डर्स कंटिन्यूसली, नॉट जस्ट कस्टमर। तो मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर्स के सेट का एक सबसेट कस्टमर है, तो इसलिए अब सिर्फ कस्टमर किंग नहीं है, स्टेक होल्डर्स किंग हैं। और सारे स्टेक होल्डर्स को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, सिर्फ कस्टमर्स को नहीं। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, हमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो शिफ्ट हो हमारे अगेंस्ट, या कंपेटिटर्स हमारे अगेंस्ट शिफ्ट हो। हमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना है और मार्केट के डायरेक्शन में मूव करना है। इसके लिए हम ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं।
पोजिशनिंग फॉर स्पीड, बिल्ड द कैपेबिलिटी टू एक्ट फास्टर। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एजाइल बनाओ ताकि एक कोई चेंज आए हम एकदम से उसको अडेप्ट कर पाएँ। वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ के अंदर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। उसके बाद पोजिशनिंग फॉर सरप्राइज, इस तरीके से आप अपनी एबिलिटी टू हैंडल सरप्राइज आप इस तरीके से बना लो, या फिर आप कंपेटिटर्स को सरप्राइज करवाओ अपने फीचर्स या अपने प्रोडक्ट सर्विस में इनोवेशन के साथ, कि वो ऑफ गार्ड हो जाए, मतलब कि वो एकदम घबरा जाए कि अरे ये एकदम से क्या नया आ गया, अब इसमें हम कैसे रिएक्ट करें या किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करें। शिफ्टिंग द रूल्स ऑफ कंपटीशन, रीराइट द रूल्स थ्रू इनोवेशन, डिस्रप्टिव मॉडल्स और न्यू टेक्नोलॉजी। अब सिग्नलिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यूज़ कम्युनिकेशन टू डेटर कंपेटिटिव रिस्पॉन्सेज। आप ब्लफ कर सकते हो या मिसलीड स्ट्रेटेजिकली कर सकते हो, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सिग्नल दे सकते हो कंपेटिटर को कि हम तो ये करने वाले हैं, बट एक्चुअल में आप कुछ और कर लो। उसके बाद साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, एग्जीक्यूट मल्टीपल कंपेटिटिव मूव साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस टू ओवरवेलम कंपेटिटर्स। आप एक साथ अपने फीचर्स को लॉन्च कर दो ताकि कंपेटिटर्स को लगे अरे ये एकदम से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद आ जाता है डी एवेन्यू argues that sustainable competitive advantage is a myth। वो कहते हैं कि सस्टेनेबल competitive advantage अब myth है, क्योंकि हाइपर competitive मार्केट है तो फर्म्स को एकदम चेंज करना पड़ेगा, अपनी एडवांटेजेस को रिव्यू करते रहना पड़ेगा। द फ्रेमवर्क इज प्रिस्क्रिप्टिव फॉर डायनेमिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड रैपिडली ग्लोबलाइजिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि AI। उसके बाद कंट्रास्ट विद पोर्टर स्टैटिक पोजिशनिंग अप्रोच। पोर्टर क्या कहते हैं, स्टैटिक है, आप या तो कॉस्ट लीडरशिप लोगे या फिर आप डिफ्रेंसिएशन लोगे, क्योंकि अगर आपने दोनों लिया तो आप किस ऑफ डेथ में फंस सकते हो, तो उनका सिंपल मानना है। बट DAVINI कहते हैं तो ऐसा नहीं है, हमें एजिलिटी पे फोकस करना है, एंड क्योंकि मार्केट में डिसरप्शन कभी भी आ सकता है। उसके बाद 7S शुड बी सीन एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम नॉट आइसोलेटेड एक्शन, वो तो हर चीज़ के साथ है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक होता है क्वालिटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें क्या रहता है कि आपकी फेलियर कॉस्ट और आपकी क्या कर रही हूँ, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, वो क्या कहता है कि आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट, रुक जाओ एक सेकेंड, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट आर प्लस फेलियर कॉस्ट आर मिनिमम, ठीक है। तो ये बोलता है कॉस्ट ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, अप्रेजल क्या होती है, फेलियर कॉस्ट क्या होती है। देखो प्रिवेंशन मतलब किसी भी अनहोनी को होने से पहले ही ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। इनकर टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो एग्जाम्पल्स हो गए, क्वालिटी प्लानिंग आप कर सकते हो, सप्लायर को इवेल्यूशन कर सकते हो, स्टाफ ट्रेनिंग, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है कि अगर मान लो प्रिवेंशन भी हमने कर दी है बट उसको चेक करना कि एक्चुअल में प्रिवेंशन इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट, एग्जांपल्स इनकमिंग इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस टेस्टिंग, फिनिश्ड गुड्स इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑडिट्स, लैब कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंटरनल फेलियर कॉस्ट आते हैं कि अब फेलियर हो गया है, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट आ गया है प्रोडक्ट में, बट अभी ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, डिलीवरी से पहले का डिफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो इस डिफेक्ट से कॉस्ट अराइज होती है, तो वो कस्टमर के पास नहीं पहुँचे तो ये फिर भी एक थोड़ा सा सेफ़र फेलियर है। बट अगर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो जाती है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचे और कस्टमर ने बताया कि ये डिफेक्ट है, तो वो थोड़ी डैमेजिंग बन जाती है, हमारी रेपुटेशन को भी खतरा देती है। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कैसे होगी, स्क्रैप, रीवर्क आपको करना पड़ेगा, रीवर्क करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, री इंस्पेक्शन, डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट्स, रूट कॉज एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। अगर मैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की बात करूँ तो वारंटी क्लेम्स पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, रिटर्न्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, लॉस ऑफ गुडविल, लीगल लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी एंड मी टू प्रोडक्ट। तो देखो आपको सिंपली मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि क्या है, इस पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर ऐसे पूछ सकती है। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट बना ही पहली बार है, ठीक है, अगर वो बना ही पहली बार है तो उसका मार्केट भी पहली बार क्रिएट होगा, राइट। इसलिए रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऑलवेज क्रिएट्स दी मार्केट, वेयर एज द एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या करता है, इस मार्केट को अपग्रेड करता है, क्योंकि एवोल्यूशन किस चीज़ का होता है,
कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, वो इवॉल्व कर रही है, तो वो इवोल्यूशन का पार्ट होता है, राइट। जैसे होमोसेपियंस, हम किस तरीके से इवॉल्व किए हैं, राइट। हम बंदर थे बस, जब हम बहुत पहले की अगर हम बात करें तो हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। तो दिस इज सिंपली बट क्रिएशन ऑफ मार्केट इज रेवोल्यूशनरी एंड अपग्रेडेशन ऑफ मार्केट इज एवोल्यूशनरी। और मी टू क्या करता है, जो भी मार्केट क्रिएटेड है या जो भी मार्केट अपग्रेडेड है उसको कॉपी करता है, तो इसलिए उसका नाम मी टू पड़ गया। अगर मैं रेवोल्यूशनरी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहती है, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप सोच समझ के कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जैसे कि एप्पल आईफोन जब पहली बार 2007 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था। सोनी वॉकमैन, अगर आपने कभी पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे करके एक कैसेट प्लेयर होता था छोटा सा, और उसमें वो हेडफोन्स लगे होते थे ओवर ईयर्स वाले, तो वो आप लगा के पहन के सुनते थे, ठीक है, तो वो सोनी वॉकमैन होता है। और ऊबर, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो पहले ऊबर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, राइट, ऊबर ओला जैसी, ठीक है, पहले अलग तरीके से टैक्सीज बुक होती थी, बट ऊबर के आते ही आप कहीं से भी कहीं भी हो, कहीं तक की भी टैक्सी बुक कर सकते हो, कैब बुक कर सकते हो। एवोल्यूशनरी की अगर मैं बात करूँ तो वो मार्केट अपग्रेड करता है, तो इसके अंदर हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता, मीडियम मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। कॉस्ट थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं इनकर होती। ब्रांड लॉयल्टी आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आप कस्टमर को सुपीरियर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करा था, उसमें आपने अपग्रेडेशंस किए हैं, तो वो ऑब्वियसली पुराने वाले से थोड़ा बेटर है। कस्टमर को आप रिटेन करने के लिए एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो, जैसे कि आईफोन 17 SE आया, राइट, PS5 आया, सैस में होता रहता है कि अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, राइट। उसके बाद मी टू प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया, मार्केट को कॉपी करता है। यहाँ पे लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। प्राइस वॉर्स रहते हैं, कॉस्ट लीडरशिप आपको फॉलो करनी पड़ती है, प्लस जैसे एग्जांपल्स कैसे हो गए, रील्स वर्सेस शॉर्ट्स, रील्स और शॉर्ट्स सिमिलर चीज़ पे ही रहते हैं, राइट, सिमिलर उनका पूरा कंसेप्ट है। पेप्सी एंड कोका कोला, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, बट उनका जो बेसिक एक तरीके से बोल सकते हैं ड्रिंक का कैटेगरी है वो सेम है। प्लस जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि आप देखते हो पैरासीटामॉल, कितनी कंपनीज़ की पैरासीटामॉल आती है। वहीं अगर मैं किसी BP की दवाई की बात करूँ, वो भी कितनी कंपनीज़ की कितनी सारी आती हैं। शुगर की दवाई कितनी कंपनीज़ की कितनी सारी आती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कैंसर की दवाई की किसी स्पेशल, तो वो सिर्फ एक आध कंपनी ही है जो अपनी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बनाती हैं, वैसे जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल्स में भी ये वाला मी टू कंसेप्ट काफ़ी एप्लीकेबल रहता है। और हमारी RTP के अंदर भी ICAI ने बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और इसको भी इंक्लूड किया हुआ है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आपने देखा होगा रिवोल्यूशनरी मी टू प्रोडक्ट के साथ साथ वो PLC को भी लिंक कर देता है कई बार, ठीक है। तो PLC को लिंक करेगा तो आपको बताएगा कि वो प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है, प्लस क्या है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये वो मेजर कंसेप्ट थे, मेजर टॉपिक्स थे, जो हमारे पूरे SCPM के सिलेबस को कहीं ना कहीं 60 to 65% कवर करके चलते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि मैं DT मतलब डिविजन ट्रांसफर प्राइसिंग और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इसमें कोई भी कंसेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है, सो उसको हटा के इट इज़ 55 to 60% तो यहाँ से कवर हो रहा है। और ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो थियोरेटिकली या MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए ये क्या टॉपिक्स हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। काफ़ी देर हो गई इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। मैंने प्लान किया था थोड़ा पहले रिकॉर्ड करने का, बट टाइम का थोड़ा सा क्रंच था मेरे पास भी, तो इसलिए मैंने जैसे ही टाइम मिला आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ पेपर। और बढ़िया तरीके से आपको पेपर लिखना है। एक और वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है, राइटिंग टिप्स के बारे में, थोड़ी छोटी मोटी, थोड़ा सा मोटिवेशन सुबह सुबह आएगी। सो ऑल द बेस्ट।